Hi beautiful people, this side दिव्यांशी शर्मा, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम यूनिट 10 जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में जानेंगे। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल, control through parliamentary committees, judicial control over legislature and executive, administrative culture, corruption and administrative reforms के बारे में जानेंगे। So बिना किसी देरी के let's get started। स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उनके एक्शन, डिसीजन एंड परफॉर्मेंसेस के लिए। तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल है और इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस चीज़ के लिए वही इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब अकाउंटेबल होगा। तो गवर्नेंस उसमें क्या है इसका, ये इंश्योर करता है कि जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबली और ट्रांसपेरेंटली यूज़ की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो आंसरेबल किनको है? लेजिस्लेचर को, एंड अल्टीमेटली टू द पीपल फॉर ऑल द एक्शंस एंड पॉलिसीज, जो भी वो एक्शन पॉलिसीज बनाते हैं उन चीज़ों के लिए। देयरफॉर जो आर्टिकल 75 है सब क्लॉज 3 वो बोलता है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किनको है? लोकसभा को। एंड इसी वजह से जो भी एक्शंस मिनिस्टर्स लेते हैं, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल है, मतलब आंसरेबल है। एंड इसी दौरान अगर कोई भी सरकार है वो मेजॉरिटी लूज़ कर देती है या लोग उनका साथ देना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही है एंड ऑल, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिराई भी जा सकती है क्योंकि जो सरकार है वो अकाउंटेबल है। इसी तरह मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज़ कर दी थी एंड उनकी जो गवर्नमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिरा दी गई थी इन 1979। एंड जो इसका लिमिटेशन क्या है कि जो पार्टी डिसिप्लिन है, मेजॉरिटी सिस्टम है, कई बार इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है रियल स्क्रूटनी। एंड इस वजह से जो पार्लियामेंट का जो वर्क है वो वीक भी हो जाता है क्योंकि बार बार डिस्ट्रप्शन होती है। एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक कंट्रोल में, जहाँ पर जो सिटीजन है वो क्या है? फाइनल जजेस है। अब हम मैकेनिज्म एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में कैसे जो पार्टीज होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट होता है, जब भी बिल पास किया जाता है उस दौरान काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, लाइक क्वेश्चन आवर होते हैं, ज़ीरो आवर होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी होता है, अगर सेंसर्स होते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स है उनको सारे के सारे जो आंसर्स है वो देने पड़ते हैं एमपीज़ को, एंड ट्रांसपेरेंसी वगैरह रह पाए एंड ऑल, ये क्वेश्चन आवर के थ्रू इंश्योर किया जाता है। ज़ीरो आर एंड एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि जो एमपीज़ हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो क्वेश्चंस अर्जेंट मैटर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड में पूछ सके। सेंसर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स कि अगर ये मोशन पास होता है तो जो गवर्नमेंट है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, एंड जो ये मोशन है ये अल्टीमेट पॉलिटिकल चेक के रूप में आता है। वो पॉलिटिकल चेक करता है कि गवर्नमेंट तभी रूल में होगी अगर मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट के पास। एंड डिबेट एंड डिस्कशन में क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ है वो डिबेटेड की जाती है, पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है इन द गवर्नमेंट। एंड इलेक्शन में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल करते हैं थ्रू बैलेट बॉक्स। अगर उनको सही नहीं लग रही है रूलिंग पार्टी एंड ऑल, तो इलेक्शन के अगले इलेक्शन के टाइम क्या होता है कि वो पार्टी हार जाती है इलेक्शन। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर चेक कौन रखता है।
वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर करती है कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो वर्क किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग एंड पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकते, वो रूल्स लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उनके ऊपर चेक रखने के दो तरीके होते हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मतलब विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेराकी लाइक सुपरविजन बाय सुपीरियर्स, जो भी उनके हेड्स होते हैं वो सुपरविजन रखते हैं कि मिसयूज ना कर रहे हो पावर्स एंड ऑल, इंस्पेक्शन करते हैं। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो एजेंसीज होती है आउटसाइड द डिपार्टमेंट लाइक पार्लियामेंट, जुडिशरी, सीएजी, सिटीजन्स, वो चेक रख रही हो। लाइक हमको लग रहा है कि किसी भी ऑफिशियल ने कोई पॉलिसीज़ का मिसयूज़ किया है तो वो आरटीआई लगा के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगा के, उस पॉलिसी से रिलेटेड उस वर्क के जो भी वर्क किया है उस ऑफिशियल ने उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू भी अकाउंटेबिलिटी देखी जा सकती है, ऑडिट्स के थ्रू भी। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिराकी एंड सुपरविजन। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वीबर क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसके अथॉरिटी के अंडर होते हैं, वो होते हैं सुपीरियर ऑफिसर्स के अंडर। मतलब अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनके डिसीजन को सुपरविजन कौन करता है, जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं। ये अकाउंटेबल आंसरेबल किनको होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर को। यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो फ्लो करते हैं अपवर्ड्स एंड जो सुपरविजन है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड्स। मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो सुपरवाइज करेगी लोअर अथॉरिटी को, एंड जो ऑफिसर है वो अकाउंटेबल किसको होते हैं, अपने हायर अथॉरिटी को। अब इसका पर्पस क्या है, इससे क्या होता है, डिसिप्लिन इंश्योर होता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर होता है एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जितना भी वर्क एक ऑफिसर, उनका जो बिहेवियर है उसको एनुअली एक्सेस किया जाता है बाय द सुपीरियर्स इन एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट की क्या हेल्प होती है, इससे क्या होता है, प्रमोशंस होती है, या किसी ने कुछ गलत किया है तो पेनल्टीज लगती है। नेक्स्ट इज विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी करप्शन हो, मिसकंडक्ट हो, तो ये इस चीज़ से डील करता है। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस विंग होता है एंड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है। अंडर सर्विस रूल ये सब कुछ वो करता है। इससे क्या इंश्योर होता है, इससे इंश्योर होता है पब्लिक सर्विसेज में। लाइक किसी पर्सन ने कोई भी करप्शन किया है तो उसको सस्पेंशन मिल जाती है। नेक्स्ट इज सिटीजन चार्टर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वर्क जो भी ऑफिसर है वो फेल कर देता है किसी पीरियड टाइम लिमिट में करने के लिए, तो उस ऑफिसर को, सिटीजन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि क्या रीज़न था कि इस टाइम फ्रेम में आपका काम नहीं हो पाया। इससे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पीपल सेंट्रिक और अकाउंटेबल होता है, मतलब आंसरेबल होता है। नेक्स्ट इज ओम्बुड्समैन टाइप इंस्टीट्यूशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोकपाल इन द सेंटर एंड लोकायुक्त इन द स्टेट। तो ये जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ये इंक्वायर करता है अगेंस्ट द कंप्लेंट ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सिक्रेसी, कई चीज़ें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इंक्रीज हो जाता है, लाइक ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रही है एंड ऑल, एंड जो ये पावर है इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। एंड कई बार क्या होता है कि जो ये मैकेनिज़म्स है इनका इन्फोर्समेंट काफ़ी वीक था, लागू होना काफ़ी वीक है। अब एट द एंड हम समरी में क्या जान सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी ऑपरेशनलाइज गुड गवर्नेंस थ्रू एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है लीगल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, जो लीगल अकाउंटेबिलिटी वो इंश्योर करती है जो एक्शन है जो पब्लिक ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट ऑर्गन्स लेती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया जाए। जो जुडिशरी है वो एक्ट करती है एज अ गार्डियन ऑफ लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32 एंड 226 वो रिट की पावर देता है टू द सिटीजन्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड एक्सेट्रा।
एंड आर्टिकल 13 क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो जुडिशियल है वो रिव्यू करे लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से आया था, केशवानंदा भारती केस 1973। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये एक पावर है जो कोर्ट देती है टू चेक इफ लॉज एंड एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क की जाए। इफ़ नॉट तो जो कोर्ट है वो डिक्लेयर करता है उन लॉज को, उन एक्शंस को इनवैलिड। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, this is when court take more active role in interpreting laws to achieve social justice। यहाँ पर जो कोर्ट है उनका ज़्यादा एक्टिव रोल होता है कि जो लॉ है वो इंटरप्रिटेट कर पाए एंड सोशल जस्टिस सोसाइटी में मिल पाए। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। इसका मतलब क्या होता है, this allows citizen or organization to file a case in court on behalf of public for cause that affect large number of people। यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर उनको लग रहा है कि किसी ग्रुप या किसी पर्सन के साथ गलत हो रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस पर्सन के बिहाफ में PIL लगा सकता है इन द कोर्ट। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस। These are the special bodies that act like court quasi-judicial to ensure accountability, such as CAT, Central Administrative Tribunals। अब थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 केस, इसमें जुडिशियल चेक हुआ था ऑन इलेक्शन मिसयूज। नेक्स्ट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, इसमें गाइडलाइंस दी गई थी फॉर द वर्क प्लेस हैरेसमेंट। नेक्स्ट इज 2G स्पेक्ट्रम केस 2012, इसमें कैंसिलेशन हुआ था इलीगल लाइसेंस का। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, इसमें क्या होता है कि जो जुडिशियल है उनका ओवर रीच होता है एंड जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें थोड़ी डिबेट्स हो जाते हैं कि जुडिशियल ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं एंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको डिफरेंट पावर्स दी है। तो बेसिकली ये इस चीज़ को क्वेश्चन करता है एंड इससे क्या होता है कि कई बार ना बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं समरी में कि जो जुडिशरी है वो इंश्योर करती है रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जो मेक श्योर करती है कि जो पब्लिक का पैसा है वो लीगली, एफिशिएंटली एंड जिस पर्पस की वजह से वो पैसा दिया गया है उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है ये सपोर्ट करता है आर्टिकल 112 एंड 151, जो क्या बोलता है कि ये फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को कवर करता है, बजट्स एंड ऑडिट्स को कवर करता है। ये की पार्ट है एंड दिस इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें क्या होता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 148। अब मैकेनिज्म एंड रूल के बारे में जानेंगे। बजट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को। कट मोशन, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सप्रेस करते हैं डिसअप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक स्पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब CAG ऑडिट, this body examine that the government accounts and its performance in spending public money। तो ये क्या करता है, ये अकाउंट करता है कि जो चीज़ें हैं वो सही से वर्क हो रही है, स्पेंडिंग सही से हो रही है या नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये कमेटी है वो स्क्रूटिनाइज करती है रिपोर्ट मेड बाय CAG। नेक्स्ट इज एस्टिमेट कमेटी, तो ये कमेटी जो ये ग्रुप है ये सजेस्ट करते हैं वेज को to improve the economy and efficiency of government spending। And last is Finance Commission and नीति आयोग, ये bodies oversee करती है distribution of funds and plannings को। For example, CAG ने ऑडिट किया था 2G स्पेक्ट्रम को एंड कोल ब्लॉक एलोकेशन को एंड एक्सपोज की थी इरेगुलरिटीज। पब्लिक अकाउंट कमेटीज ने इंश्योर किया था फिस्कल डिसिप्लिन।
अब इसका लिमिटेशन क्या है? कई बार जो पार्लियामेंट है वो लैक करती है टेक्निकल एक्सपर्टीज टू स्क्रूटनाइज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा, क्योंकि कई बार जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो उतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल बायसनेस भी होती है एंड इस वजह से जो पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से जो कमेटी का आउटकम है वो भी इफेक्ट होता है। एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है वो प्रोटेक्ट करती है टैक्स पेयर्स को, मनी को एंड इंश्योर करती है फिस्कल प्रूडेंस, मतलब जो टैक्स पेयर्स है उनका जो पैसा है वो अच्छे से यूज़ हो रहा है, सही जगह यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को अकाउंटेबल होती है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब उस चीज़ के लिए आंसरेबल होती है। नेक्स्ट इज एथिकल अकाउंटेबिलिटी। एथिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो फॉलो करे ना कि सिर्फ लॉ बट ऑल्सो द प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। जो ऑफिशियल है वो उस तरह से एक्ट करे विद इंटीग्रिटी जिससे पब्लिक स्पिरिट बने इवन इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ स्ट्रिक्ट रूल। This help build trust and legitimacy in the government administration. अब इसके मैकेनिज्म क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, मतलब ये डिफाइन करता है मॉरल स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। नेक्स्ट इज एथिक्स कमेटी इन पार्लियामेंट, ये मॉनिटर करता है कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड वैल्यू एजुकेशन, ये हेल्प करता है सिविल सर्वेंट को डेवलप करने में एथिकल सेंसिटिविटी। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त ये इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन एंड अनएथिकल बिहेवियर। एंड सेकेंड ARC एथिक्स इन गवर्नेंस, ये एडवोकेट करता है वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस। इसके एग्जाम्पल्स है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964, सेकेंड ARC एथिक्स इन गवर्नेंस 2007 रिपोर्ट एंड पब्लिक ऑफिशियल डिक्लेयरिंग एसेट फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब लिमिटेशंस क्या है? कई बार जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं एंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती है। एंड कई बार जो कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स है उस वजह से जो ये डिस्ट्यूट एथिक्स हो जाता है, कई बार चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए। अब एट द एंड हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो एथिक्स है इसका मतलब क्या होता है कि डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग, मतलब तब भी सही करो जब कोई देख भी ना रहा हो। नेक्स्ट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है जहाँ पर सिटीजन्स, मीडिया एंड अदर ग्रुप मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट को टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। मतलब कि जो ये सिटीजन्स, मीडिया, NGO से सिविल सोसाइटी है वो चेक करती है कि गवर्नमेंट सही से वर्क कर रही हो या नहीं कर रही हो, तो बेसिकली वो वॉच डॉग की तरह रहती है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? बॉटम अप फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब इट कम्स फ्रॉम पब्लिक रेदर देन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो अप्रोच है ये कहाँ से आई है? ये थ्रू पब्लिक आई है, ना कि फ्रॉम द ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके मैकेनिज्म्स क्या है? फर्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. दिस अलाउ सिटीजन्स टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जा रहे हो, सिक्योरिटी के अगेंस्ट ना जा रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अदर देन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट. This is when the community check to see if government schemes like मनरेगा are being implemented correctly. मतलब सोशल ऑडिट में ये चीज़ चेक किया जाता है कि जो पैसे हैं वो सही से आ रहे हैं, टाइम टू टाइम लोगों को उनकी सैलरी मिल रही है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज सिटीजन चार्टर. अब सिटीजन चार्टर स्पेसिफाई करते हैं सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इज पब्लिक हियरिंग, मतलब उसको क्या बोलते हैं? जन सुनवाई। These are open forums where people give direct feedback to the government. ये ओपन forums है जहाँ पर जो लोग हैं वो डायरेक्ट फीडबैक दे पाते हैं कि चीज़ें सही से हो रही है, क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज मीडिया एंड इन्वेस्टिगेटिव
जर्नलिज्म। ये जो मीडिया है एक्सपोज करती है रॉन्ग डूइंग को एंड हेल्प्स टू शेप पब्लिक ओपिनियन। जो चीज़ें गलत है उसको गलत शो करना, जो चीज़ें सही है उसको सही शो करना, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो चेक रखती है इस वे में। नेक्स्ट इज सिविल सोसाइटी एंड NGOs। जो ये ग्रुप है ये एडवोकेट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल इक्विटी। For examples, RTI, Right to Information Act, campaign by Arjuna Roy, MKSS। इससे क्या हुआ था, जो RTI एक्ट है वो आया था इन द 2005। सोशल ऑडिट इन मनरेगा इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। मीडिया एक्सपोजर्स इन CWG स्कैम और व्यापम स्कैम। तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स है। अब लिमिटेशंस क्या है, इसमें लिमिटेड एक्सेस है टू द इंफॉर्मेशन इन रिमोट एरियाज। लोग इतने जागरूक भी नहीं है कि उनको अपने जो राइट्स है उनके बारे में भी नहीं पता कि दे कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज फियर ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट विस्ट ब्लोअर्स। जो भी बड़े लोग हैं उनके अगेंस्ट बोलना एंड ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि खुद की लाइफ ख़राब हो जाए, कुछ भी इस तरह से। एंड जो सिटीजन्स है वो ज़्यादा अवेयर भी नहीं है अपने राइट्स के अगेंस्ट कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, अवेयरनेस की लैकनेस है। एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो डीपन करती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड एम्पावर करती है सिटीजन्स को टू वर्क एज अ वॉच डॉग ऑफ गवर्नेंस, कि चीज़ों को चेक करे कि गवर्नमेंट सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एंड जिस वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है सिटीजन का वो इंक्रीज हो जाता है थ्रू सोशल अकाउंटेबिलिटी। अभी तक हमने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशियल, फाइनेंशियल, एथिकल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी के बारे में जाना है एंड जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को मैंने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में जो मिनिस्टर्स है वो अकाउंटेबल किसको होते हैं, पार्लियामेंट एंड द पीपल। एंड इसमें हम जो भी मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन आर मोशंस एंड अगर कोई भी मिनिस्टर्स या कोई भी पर्सन पार्टी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो तो थ्रू इलेक्शन उस पार्टी को हटा दिया जाता है इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। एंड कई बार ये होता है कि चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो एंड पार्टी लूज कर लेती है अपनी मेजॉरिटी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पार्टी को स्थगित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो आंसरेबल होते हैं सुपीरियर एंड पब्लिक लॉ को। यहाँ पर जो सुपरविजन कौन करते हैं, जो हायर सुपीरियर्स होते हैं एंड RTI वगैरह की वजह से चेक करा सकते हैं कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने जो पॉलिसीज है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो नहीं यूज़ किया है। अगर इस तरह से है या किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है फॉर कीपिंग द चेक। लीगल जुडिशियल, इसमें क्या होता है कि लीगैलिटीज ऑफ एक्शन टेस्टेड बाय कोर्ट्स। कोई भी एक्शन है वो गलत तरह से हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो जो कोर्ट है वो आता है रोल में। यहाँ पर रिट्स का हमारे पास राइट होता है, जुडिशियल रिव्यू एंड PIL। फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल, अकाउंटेबल फॉर यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, कि पब्लिक फंड सही से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बजट वगैरह ये चीज़ें चेक की जाती है कि करप्शन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज एथिकल। एथिकल में क्या किया जाता है, हमारे को बोला जाता है कि सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होना चाहिए बट लोगों को एथिकल बेसिस में भी लोगों के लिए वर्क होना चाहिए, लाइक गाइडेड बाय मॉरल एंड सर्विस वैल्यू। तो इसी वजह से हमारे को पढ़ाया जाता है कोड ऑफ एथिक्स एंड लोकपाल। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल में जो हमारे सिटीजन्स एंड मीडियाज है उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें गलत है उनको गलत बोलना, जो चीज़ें सही है उसको सही बोलना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की हमारे पास जो पावर है वो है सिटीजन्स के पास है टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सोशल ऑडिट होता है एंड ये चीज़ चेक करना अगर कुछ गलत है, मनरेगा और सोशल ऑडिट्स है तो चीज़ें अगर सही तरह से नहीं हो रही, करप्शन दिख रहा है तो जो मीडिया है वो गलत को गलत बोले एंड सही को सही बोले। नाउ अब हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जो ये 6 टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ये फॉर्म करती है मल्टी लेयर्ड सिस्टम फॉर चेक एंड बैलेंस।
Therefore, they reinforce the idea that government authority must always serve public interest, not personal or political gain. मतलब कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको सर्व करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट को, ना कि खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को या खुद के पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए. इन मॉडर्न गवर्नेंस लीगल एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय एथिकल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी. मतलब अब मॉडर्न समय में लीगल एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, साथ में एथिकल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया गया है एंड इंश्योर किया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटरी रहे. नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर चेक एंड बैलेंसेस. अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो चेक एंड बैलेंसेस है वो क्या है. जो चेक एंड बैलेंसेस है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के. ये इंश्योर करता है कि कोई भी सिंगल ऑर्गन of the government like legislature, executive and judiciary ज़्यादा पावरफुल ना हो. जो ईच ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये डिफाइन करता है अपने स्पेसिफिक रूल्स को एंड जो मैकेनिज्म्स है इनको रिस्ट्रेन करने के लिए भी वो भी क्रिएट किए गए हैं. एंड जिस वजह से क्या होता है कि जो ये तीनों ऑर्गन्स है ये एक दूसरे को अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. This inspired the Montesquieu doctrine of separation of powers and जो इंडिया है उन्होंने भी अडॉप्ट किया था functional separation with coordination. and जो ये coordination है ये rigid नहीं है but flexible है. For example, mutual control with cooperation. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है to maintain balance among organs. For example, protect liberty, prevent misuse of powers and promote good governance. अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे जो ये चेक एंड बैलेंसेस है वो वर्क करता है एंड कैसे प्रैक्टिस में आता है. तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में जानेंगे. जो पार्लियामेंट है वो होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल, आंसरेबल थ्रू क्वेश्चन आवर्स, बजटरी कंट्रोल, कमिटीज या मोशंस. क्वेश्चन आवर्स में मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है पब्लिक क्वेरीज को. बजटरी कंट्रोल में इंश्योर किया जाता है कि जो पब्लिक फंड है उसका मिसयूज ना हो रहा हो. कमिटीज में बनाई जाती है जैसे स्टैंडिंग कमेटी एंड ऑल. एंड इसमें क्या होता है कि जो वर्क है किसी स्पेसिफिक इशू को वो अच्छे से वर्क हो पा रहा हो. मोशंस में क्या होता है? मोशंस डिफरेंट टाइप के आते हैं जैसे एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन. एंड जिस वजह से जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल रखा जाता है. फॉर एग्जांपल 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट लॉस्ट कॉन्फिडेंस मोशन बाय 1 वोट. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बारे में. जो ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि हाउ एग्जीक्यूटिव ब्रांच विच इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द लेजिस्लेटिव ब्रांच. मतलब पार्लियामेंट को कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है. ये इनिशिएट करता है लॉ एंड पॉलिसीज को. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू रन की जाती है? बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल. ये सजेस्ट करते हैं न्यू लॉज एंड पॉलिसीज. नेक्स्ट है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशंस. इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो मैनेज करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो लॉज को एक्शंस में लाती है. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर. When Parliament is not meeting, the President can issue an ordinance. जब भी पार्लियामेंट नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट क्या इशू कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस. एंड ये एक टेम्परेरी लॉ है. इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करे, फंक्शन करे. तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है जब जो ये पार्लियामेंट है वो मीटिंग में ना हो, पार्लियामेंट इज नॉट इन मीटिंग. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कंट्रोल. जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इस वजह से क्या होता है, न्यू इलेक्शन हेल्ड होते हैं एंड दिस होल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल टू द पीपल. नेक्स्ट हम जानेंगे जुडिशियल कंट्रोल के बारे में. जो ये सेक्शन है डिस्क्राइब करता है कि कैसे जुडिशरी कोर्ट हमारे जो ये दो ब्रांचेस है गवर्नमेंट के उसके ऊपर चेक रखता है एंड प्रिवेंट करता है कि मिसयूज ऑफ पावर्स ना हो. तो वो चेक करेगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को कि ये लोग अपनी पावर का मिसयूज ना करें. अब इसमें जुडिशियल रिव्यू आता है.
जो ये पावर है, ये जो कोर्ट है, ये एग्जामिन करता है जो लॉ एंड एक्शन है गवर्नमेंट्स के उसको। इफ लॉ गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कोर्ट उन लॉज को क्या डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड। नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जब कोर्ट कोई भी काफ़ी चीज़ों में एक्टिव रोल करता है इन प्रोटेक्टिंग द पीपल्स राइट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इवन इफ अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैव नॉट एक्टेड, तो जुडिशियल एक्टिविज्म में जो कोर्ट है वो इंटरवीन करता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें क्या होता है, जो सिटीजन्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अलाउ करते हैं टू फाइल अ लॉ सूट ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू गेट जस्टिस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वाइडन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, and Vineet Narayan versus Union of India, CBI independent upheld। नेक्स्ट इज मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। जो मीडिया है वो एज अ वॉच डॉग वर्क करती है, सिमिलर सिविल सोसाइटी भी। मीडिया सही को सही बोलेगी, गलत को गलत बोलेगी एंड लोगों को अवेयर करेगी। वहीं पर जो सिविल सोसाइटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर वर्क करते हैं एंड जो भी अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है तो एज अ वॉच डॉग को वर्क करते हैं, चीज़ों को देखते हैं एंड क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द पॉलिसीज़, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एंड सोशल ऑडिट टू एक्सपोज द इनएफिशिएंसी। एग्जाम्पल, RTI ने एक्सपोज किया था सर्विल स्कैम्स लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है टू ओवरसीज द एग्जीक्यूटिव। मतलब ये इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है जो वर्क करता है कि जो चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, CAG आर्टिकल 148 से 151, ये ऑडिट्स करता है, ऑडिट एक्सपेंडिचर करता है एंड ये रिपोर्ट किसको करता है, PAC को। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। UPSC आर्टिकल 315, ये इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंश्योर करता है। लोकपाल एंड लोक आयोग 2013 एक्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो करप्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको सॉर्ट करता है इन द स्टेट एंड द सेंटर। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट इज नॉट सेपरेशन बट कोऑर्डिनेशन। जो इंडिया है वो फॉलो करता है सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस विद बैलेंस। जो ये गोल है ये क्या करता है, कोऑपरेशन विद अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। इसमें आइसोलेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है। लाइक जो ये 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये अकाउंटेबल है। ये बेसिकली जो हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज लिमिटेड बाय जुडिशियल रिव्यू। जो कोर्ट है वो स्ट्राइक डाउन करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और लॉ। कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रही हो या लोगों के फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रहा हो, तो जो कोर्ट है उन जो लॉज है उसको इनवैलिड करार कर देता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस चेक बाय पार्लियामेंट ओवरसाइट। जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है वो पार्लियामेंट चेक करती है कि चीज़ें सही से वर्क हो रही है या नहीं। अब इसमें क्रिटिक एंड चैलेंजेस क्या है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, इसमें क्या है कि जो मेजॉरिटिज्म है, ऑर्डिनेंस पावर है, वो रिड्यूस की जाती है बाय द लेजिस्लेटिव कंट्रोल। मतलब जो मेजॉरिटी में पार्टी है उन्हीं की चलेगी एंड जो माइनॉरिटी में ऑपोजिशन पार्टी है उनका डोमिनेंस नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लॉस है उसमें मेजॉरिटी ये चीज़ चाहिए होती है कि मेजॉरिटी चाहिए होती है बिल को पास करने के लिए। एंड जब जो रूलिंग पार्टी है उसके पास पूरी मेजॉरिटी होती है तो वो एज अ मोनोपोली रूल करना ट्राई करते हैं एंड ओपोजिशन को इग्नोर करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल ओवररीच। इसमें क्या होता है कि कई बार जो कोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता है इन द पॉलिसी एरिया। नेक्स्ट इज वीक पार्लियामेंट्री कमेटीज। कई बार जो लोग हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में वो एक्सपर्टीज नहीं होते, उनको नॉलेज ही नहीं होती, बस वो है उनके पास वो बेसिक ये चीज़ें नहीं है, ना नॉलेज है ना क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट इज मीडिया बायस।
इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मीडिया बायस होते हैं, वो सही को सही नहीं बोलती, गलत को गलत नहीं बोलती है। नेक्स्ट इज करप्शन, जो कि करप्शन है जिस वजह से काफ़ी बार जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे? एम्पावर पार्लियामेंट कमेटी विद एक्सपर्ट सपोर्ट्स। इसमें क्या रिफॉर्म था कि जो एक्सपर्ट्स है, जो क्वालिफाइड मेंबर्स है या कोई भी एक्सपर्ट जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, तो अलग से आप लोगों को लाओ जो इनकी फील्ड में एक्सपर्ट है एंड उनको पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर करो, बनाओ। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन लोकपाल एंड विजिलेंस बॉडीज। लोकपाल एंड विजिलेंस बॉडी करप्शन के अगेंस्ट वर्क करती है, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर दो कि जो ये करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए। एनफोर्स एथिक कोड एंड ट्रांसपेरेंसी लॉ। इसमें क्या बोला जाता है कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली एथिकल बेसिस में भी किया जाए एंड जो भी चीज़ें हैं चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए। नेक्स्ट इज प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन थ्रू आरटीआई, सोशल ऑडिट्स एंड ई गवर्नेंस। अभी हमने देखा है कि जो आरटीआई है उसमें जो पीपल्स है उनकी जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्टिव कर दिया गया है कि जो लोग हैं उनको उतनी सारी इंफॉर्मेशन अब नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ है उनको उन्होंने पेनल्टीज़ लगाना, न्यू अमेंडमेंट्स में क्या किया गया है कि पेनल्टीज़ के बारे में बात की गई है कि जो अथॉरिटी है अगर उन्होंने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है तो उनको बेसिकली पेनल्टीज लगेगी एंड ऑल। तो जिस वजह से जो लोगों का पावर है आरटीआई का टू नो द इंफॉर्मेशन एंड ऑल वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर फास्टर एंड बैलेंस ऑफ जस्टिस। जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है वो फास्टर हो, जो जस्टिस हो जल्दी मिले, क्योंकि ये बोला नहीं चाहता कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिक्लाइन। तो बेसिकली जो लोग हैं उनको जस्टिस टाइम से मिले। तो ये सम ऑफ द रिफॉर्म्स है कि जो आरटीआई है उसका जो भी पावर्स है लोगों का उसको ब्रॉडन किया जाए, ना कि वीकन किया जाए। एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चेक एंड बैलेंसेस है वो हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। जो इंडिया का मॉडल है वो इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन नॉट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द ऑर्गन्स। लाइक कि कोई भी ऑर्गन है उसके पास फुली पावर नहीं है, उनको कोऑर्डिनेट करके चेक एंड बैलेंसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। Through legislative oversight, judicial overview, independent institution, and civic participation, India seek a responsible governance and protection of citizens' right. इन्हीं वजह से जो इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है एंड जो ये चीज़ क्या चेक करती है कि जो सिटीजन्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उनके राइट्स या नहीं हो रहे हैं। अब हम डिटेल में लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। एंड एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और सीएम। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है एंड कंट्रोल करता है फाइनेंसेस, वाइल जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट करता है उन लॉज को एंड पॉलिसीज को। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर्स को, कि इस वजह से अकाउंटेबल होते हैं कि जो वो उनके पास पावर्स है उसका मिसयूज ना हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की वजह से भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसी वजह से आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 लाया गया था एंड इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये पार्ट लाया गया था। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू तब तक ही कर सकती है जब तक उनके पास मेजोरिटी हो इन द लोकसभा। अगर मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। सो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द लेजिस्लेटर एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो एज अ वॉच डॉग वर्क करता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेसिकली एवरीवन इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। तो कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल होता है डायरेक्ट कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले डायरेक्ट कंट्रोल मतलब इनसाइड द हाउस। तो ये इमीडिएट एंड विजिबल फॉर्म ऑफ कंट्रोल है जो एक्सरसाइज किया जाता है ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन। लाइक क्वेश्चन आवर्स में क्या इंश्योर किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन है एंड जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में हो। लाइक कि जो एमपीस है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से अबाउट द पॉलिसीज, फेलियर्स और पब्लिक इश्यूज। 0 आवर में क्या होता है कि जो अर्जेंट पब्लिक इश्यूज है उसके उसमें क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन आवर
help raise certain concerns, for example national disaster relief, suddenly fuel price rise, etc. Adjournment motions मतलब कि attention draw करना in a serious matter of public importance, also a censor of governments. For example, motion on communal rights, corruption cases or law and order failure. सेंसर है नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि गवर्नमेंट है उसने मेजोरिटी अगर लूज कर दिया है तो बेसिकली गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। कट मोशन मतलब बजटरी कंट्रोल, ये क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं अमाउंट डिमांडेड बाय गवर्नमेंट अंडर अ बजट हेड। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन कैन मूव अ कट मोशन अगेंस्ट डिफेंस ओवर स्पेंडिंग। नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये क्या है, ये कॉल अटेंशन एक स्पेसिफिक अर्जेंट मैटर एंड डिमांड ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलिंग अटेंशन टू द पोल्यूशन इन द गंगा रिवर। नेक्स्ट इज हाफ एन आवर डिस्कशन, ये क्लेरिफाई क्या करता है पॉइंट्स लाइक फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस। फॉर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, वो जो भी मिनिस्ट्री ने अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन दी है वो अगर पर्सन को लग रहा है कि नहीं ये डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए हाफ एन आवर डिस्कशन लाया जाता है। Next is debate on the president address or budget to review and discuss the overall policies and programs of the government। ये क्या होता है कि जो भी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है प्रोग्राम है उसको रिव्यू करने के लिए लाया जाता है एंड ये ऑफर करते हैं एमपीज को टू चांस टू एक्सप्रेस द व्यू ऑन द गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेस। सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, ये क्या होता है कि ये कीप एग्जीक्यूटिव अनस्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट। जो एग्जीक्यूटिव है उनको ट्रांसपेरेंट और अनस्टेबल रहना ही पड़ता है एंड ये अलाउ करता है डिस्कशंस ऑन पॉलिसीज एंड पब्लिक इश्यूज। ये इनेबल करता है कि अगर कोई भी गलती की गई है इन द लॉज एंड ऑल तो थ्रू क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक उन मिस्टेक को करेक्ट किया जाए। And next, it act as a check on misuse of powers and public fund। ये as a check भी यूज होता है कि अगर मिसयूज तो नहीं हो रहा पावर्स का, पब्लिक फंड्स का। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, पार्टी डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है उनके पास जब भी मेजॉरिटी होती है तो जो खुद के उनके मेंबर्स होते हैं वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाते हैं एंड वो अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो जो रियल क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही रेयर बेसिस में सामने आता है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, कई बार क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी होती है एंड इस वजह से कई बार जो ऑपोजिशन है उनका मोशन को इग्नोर कर दिया जाता है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड डेट्स होते हैं एंड इस वजह से काफ़ी सारी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लिमिटेड पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ एंड बजट्स है वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो एमपीज़ है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक एम्पैथी, मतलब कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है क्विकली रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले किसी चीज़ के लिए पब्लिक कंसर्न है वो क्वेश्चंस पूछ रही है एंड एकदम में कुछ और आ जाता है, ये पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो कई बार पब्लिक एम्पैथी कम हो जाती है एंड जिस वजह से जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाता है विद टाइम। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल आउटसाइड द हाउस। कैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल से जो पावर्स है उसको लिमिट किया जाता है। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट ऑन अ डायरेक्ट सेशन, कंट्रोल कंटिन्यूज थ्रू कमेटीज रिपोर्ट एंड डिस्कशन। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, थ्रू कमेटीज रिपोर्ट्स एंड डिस्कशन। कमेटीज लाइक पार्लियामेंट कमेटी, तो इसमें जो स्मॉल एक्सपर्ट ग्रुप्स है वो एग्जामिन करते हैं पॉलिसीज को, फाइनेंस को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस को इन डिटेल। फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करता है हाउ गवर्नमेंट स्पेंड मनी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन करता है कि जो फंड है वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं। एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग स्टडी करता है फंक्शंस को जो पब्लिक एंटरप्राइजेस करते हैं। Reports and debates, जो reports of committees है are debated in parliament
एंड प्रेशर ऑन मिनिस्ट्री टू एक्ट इन इफ PAC फाइंड इरेगुलरिटीज। तो क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है टू द PAC। ऑडिट कंट्रोल, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है, ऑडिट करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एंड सबमिट करता है रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो इससे क्या इंश्योर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब ये जो भी लोग होते हैं, जो भी MPs होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, दे आर आंसरेबल कि उन्होंने स्पेंडिंग कैसे की है, करप्शन तो नहीं हुआ, एवरीथिंग। पब्लिक ओपिनियंस एंड मीडिया, जो पार्लियामेंट डिस्कशन एंड कमेटी रिपोर्ट होती है वो कवर करती है वो कवर कौन करता है, मीडिया कवर करती है, जिस वजह से इन्फ्लुएंस सिटीजन ओपिनियन, जो मीडिया ने छापा उससे क्या हुआ कि लोगों के ओपिनियंस बने एंड इससे क्या होता है कि एक मॉरल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि अगर मीडिया ने कुछ गलत प्रिंट कर दिया या कुछ भी इस तरह से हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, मीडिया ने अवेयर कर दिया लोगों को, तो जो लोगों के अंदर ओपिनियन होगा उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो काफ़ी नेगेटिव होगा। बजट डिस्कशन, इसमें क्या होता है, जो एनुअल बजट है वो डिस्कस किया जाता है एंड इट अलाउ MPs टू एनालाइज गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंसेज। ये MP को क्या अलाउ करता है कि जो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है, परफॉर्मेंसेज है, चीज़ें सही से हो रही है, सही से नहीं हो रही है, बजट डिफिसिट तो नहीं हो रहा है कि पैसे कम तो नहीं पड़ रहे, या मिसयूज ऑफ मनी तो नहीं हो रहा है कि करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो बजट डिस्कशन में सब कुछ होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो रेफर करता है टू द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज टू इंश्योर एफिशिएंसी, लीगलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। लाइक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज़ें होती है उसको सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड रेगुलेट करता है कि चीज़ें सही से हो रही है, एफिशिएंटली हो रही है, एंड अनस्टेबल होता है अगर चीज़ें कुछ भी गलत हो रही है एंड एवरीथिंग इन द गवर्नेंस। इसका पर्पस क्या है, इट मेक एश्योर दैट द ब्यूरोक्रेटिक एक्ट विद इन लीगल, एथिकल एंड पॉलिसी लिमिट्स। लाइक जो भी चीज़ें हैं वो विद इन द लीगल, एथिकल एंड पॉलिसी लिमिट्स के अंडर ही वर्क हो, कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अपने जो पावर्स है उसका मिसयूज ना करें। तो इसके टाइप्स क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हायरार्की एंड सुपरविजन्स। हायरार्की एंड सुपरविजन्स के स्पेसिस में कि जो सेक्रेटरी सुपरवाइज डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस एवेल्युएट थ्रू एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो ये इंश्योर करता है ओबीडियंस टू सुपीरियर ऑर्डर्स, एडरेंस टू रूल, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी। तो क्या होता है कि जो इंटरनल उसमें क्या होता है कि चीज़ अगर सही से हो रही है या नहीं हो रही है तो उसकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर एक मेंबर की बन रही होती है, जिसमें उनको अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशंस मिलती है, अगर नहीं कर रहे तो पेनल्टीज लगती है। एक्सटर्नल में क्या आता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, CAG, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, ये लोग आते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, लॉफुल एंड पीपल ओरिएंटेड चीज़ें वर्क कर रही हो इन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें क्या होता है कि अगर चीज़ें लोगों को लग रहा है कि सही से नहीं हो रही है तो RTI की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वाले होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं उनके हर एक एक्शंस के लिए। की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस, ये सुपरवाइज करते हैं विजिलेंस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन केसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। लोकपाल एंड लोक आयोग, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो इंक्वायर करते हैं रिगार्डिंग करप्शन एट द हायर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। RTI, ये एम्पावर करते हैं सिटीजन को टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन चार्टर, ये डिफाइन करते हैं सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। सोशल ऑडिट्स, ये पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चेक करते हैं, लाइक जो मनरेगा में चीज़ें अच्छे से हो रही है उसमें ऑडिट करेंगे कि लोगों को सैलरी सही से मिल रही, करप्शन तो नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। जुडिशियल रिव्यू, ये कोर्ट जो है वो रिव्यू करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कि मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कोर्ट इंटरवीन करता है एंड जो भी मिसयूज हुआ उन चीज़ों को इनवैलिड करार कर देता है। अब हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है करप्शन को, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करता है टू द पीपल, के आंसरेबल हो उनकी पॉलिसीज के रिलेटेड टू द पीपल। ये होल्डिंग ऑफिशियल अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड द सिटीजन्स
एंड ये स्ट्रेंथन करता है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोट करता है एथिकल बिहेवियर एंड गुड गवर्नेंस। तो बेसिकली ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है कि करप्शन वगैरह हर एक चीज़ के ऊपर चेक होता है एंड जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं रिगार्डिंग एवरी एक्शन। तो नेक्स्ट हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल क्या है? ये प्रोसेस है बाय विच द लेजिस्लेचर लाइक पार्लियामेंट oversees the government financial activities. The budget itself is a document that shows how the government plans to spend, and it is a key tool for holding the executive branch accountable. मतलब कि जो बजटरी कंट्रोल है ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है कि स्पेंडिंग कैसे होगी, एक प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे गवर्नमेंट का कैसे होगा, गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस करेगी, एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर्स को, कि आंसरेबल होते हैं कि चीज़ें सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी कंट्रोल का? ये इंश्योर करता है लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि जो भी चीज़ें वो ढंग से स्पेंड हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा करप्शन हो रहा है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है। ये इंश्योर करता है प्रॉपर्टी, मतलब कि स्पेंडिंग ऑफ इंटेंडेड पर्पस, कि किसी पर्पस के लिए स्पेंडिंग हो रही है ना, ये तो नहीं हो रहा है कि कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए स्पेंडिंग कर रहा हो। ये अचीव करते हैं एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन पब्लिक स्पेंडिंग, कि चीज़ें अच्छी तरह से हो रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये चीज़ अचीव हो रही है या नहीं हो रही है, ये बेसिकली चेक किया जाता है। एंड इट इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट एंड सिटीजन्स। जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, कि जो चीज़ें हैं उन्होंने किस तरह से एक्शंस लिया है टू द पार्लियामेंट एंड सिटीजन्स। अगर कुछ भी गलत है हो रहा है तो पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, सिटीजन्स क्वेश्चन कर सकते हैं। अब स्टेजेस क्या है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल के? फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट। ये हमको किस आर्टिकल 112 भी बोलता है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 112। जनरल डिस्कशन, ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ बजट इज डिबेटेड इन बोथ हाउस, नो वोटिंग, सिर्फ डिस्कशन होती है, एंड दिस कम्स अंडर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। Next is detailed discussion, demand for grants. Each ministry expenditure demand is examined by the Lok Sabha, कि जो भी मिनिस्ट्री है कितना पैसा खर्च होगा, वो जो डिमांड दी गई है उसको एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है कि इतनी डिमांड ठीक है पैसों की या नहीं है। ये आर्टिकल 113 बोलता है। वोटिंग ऑन डिमांड्स एंड फॉर ग्रांट्स, लोकसभा वोट करता है, ग्रांट में बी एक्सेप्टेड, रिड्यूस और रिजेक्टेड, ये पावर आती है थ्रू आर्टिकल 114 सब क्लॉज 2। कट मोशन, जो मेंबर्स है वो ला सकते हैं, मे मूव इट, लाइक पॉलिसी कट, सिंबॉलिक डिसअप्रूवल, इकोनॉमी कट मतलब रिड्यूस अमाउंट, या टोकन कट मतलब रिड्यूस बाय 100। ये थ्रू पार्लियामेंट कन्वेंशन ये पावर आती है। नाउ एप्रोप्रिएशन बिल, ये ऑथोराइज करता है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पावर आती है थ्रू आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3। फाइनेंशियल बिल, ये प्रोवाइड करता है फॉर टैक्सेशन मेजर्स टू रेज रेवेन्यू, आर्टिकल 110। ऑडिट एंड पोस्ट एक्सपेंडिचर रिव्यू, ये सीएजी को ऑडिट करता है, अकाउंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 149। एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, ये एग्जामिन करता है कि जो सीएजी है जो भी रिपोर्ट्स है सीएजी की, एंड होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ये किसके अंडर आता है? ये आता है पार्लियामेंट रूल्स के अंडर। अब सीएजी का रोल क्या है? सीएजी को गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला जाता है। उनका फंक्शन क्या है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, वो ऑडिट करता है यूनियन एंड स्टेट एक्सपेंडिचर्स को, जो भी खर्चा उसको ऑडिट करेगा, इंश्योर करता है कि लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी हो, कि चीज़ें सही से, खर्चा सही से हो, ऐसा ना हो कि करप्शन हो। रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, ये रिपोर्ट करता है इरेगुलरिटीज़ को, एग्जामिन करता है पीएसी को। तो ऑडिट टाइप्स, ऑडिट टाइप किस तरह के होते हैं? कॉम्प्लियंस ऑडिट मतलब लीगल यूज के लिए, परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब एफिशिएंसी, एंड फाइनेंशियल ऑडिट मतलब एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्टिकल 148 कहता है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। जो भी सीएजी के अथॉरिटी होते हैं वो ऐसे नहीं हो सकते रिमूव
जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं वैसे ही इनको रिमूव करना पड़ता है। तो बेसिकली इनको रिमूव करना इज नॉट ईजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड फिस्कल प्रूडेंस एंड प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, एनहांस करता है सिटीजन्स कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस। इन कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल है वो टुगेदर फॉर्म करते हैं कोर ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, ये माना जाता है। ये इंश्योर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है एंड पब्लिक मनी है वो लीगली, एथिकली एंड इफेक्टिवली यूज किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये फुलफिल करता है आइडियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप है जो कौन फॉर्म करता है, पार्लियामेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको डिटेल, कॉन्टिन्यूस एंड एक्सपर्ट एग्जामिनेशन चाहिए फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं एंड द बैकबोन ऑफ लेजिस्लेटिव ओवरसाइट भी बोलते हैं। इसका रीजन क्योंकि ये इंश्योर करता है कि डिटेल रिसर्च हो रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड स्पेंडिंग, एंड ये पूरे साल वर्क करते हैं वेयर द पार्लियामेंट इज नॉट इवन इन अ सेशन, तब भी ये वर्क करता है। एंड ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल एंड सब्जेक्टिव एक्सपर्टाइज, मतलब जो ये लार्ज पार्लियामेंट के जो 700+ मेंबर्स भी मैनेज नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में, वो ये पार्लियामेंट कमेटी करता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई कमिटीज आर नीडेड, कमिटीज क्यों ज़रूरी है। रीज़न है कि प्रॉब्लम क्या है फुल पार्लियामेंट में, कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत बड़ा है एंड यहाँ पर जो डिटेल डिस्कशन है वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो कमिटीज़ है वो वर्क करते हैं स्मॉल ग्रुप्स एंड फोकस कर किसके ऊपर करती है, डेप्थ के ऊपर करती है। जो पार्लियामेंट है, पूरा पार्लियामेंट वो लिमिटेड टाइम उनके पास है ड्यूरिंग सेशंस, एंड जो कमिटीज है वो वर्क करते हैं इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सिटिंग। नेक्स्ट इज जो पार्लियामेंट है वो लैक करता है सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज अमंग एमपीज, लाइक जो एमपीज है वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। देयरफॉर जो कमेटीज है उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं टू असेस द रूल। नेक्स्ट इज जो पार्लियामेंट होते हैं वो डिबेट करते हैं, ऑफन बिकम पॉलिटिकल और नॉइसी, बट जो कमिटीज होती है वो वर्क करते क्वाइटली एंड कंस्ट्रक्टिवली अक्रॉस पार्टी लाइंस। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि जो कमिटीज है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल को मोर एफिशिएंट, नॉन पार्टीसन एंड कॉन्टिन्यूस रखती है, एंड पार्लियामेंट कमेटी की वजह से ही चीज़ें काफ़ी एफिशिएंटली अच्छे से होती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट कमेटीज। पार्लियामेंट कमेटीज 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट इन नेचर, एडॉक मतलब टेम्परेरी नेचर। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो वर्क कॉन्टिन्यूस करती है, मतलब उनका कॉन्टिन्यूस वर्क चल रहा होता है एंड ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है हर साल। एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। एडॉक कमेटी मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी जाती है एंड जैसे ही वो टास्क फुलफिल हो जाता है तो इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट कमेटी ऑन बिल, कमेटी टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक इशू, फॉर एग्जाम्पल 2G स्कैम। अब हम स्टडी करेंगे मेजर कमेटीज एंड देयर रूल्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट टू CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये इंश्योर करती है कि जो पैसे हैं वो लीगली एंड प्रॉपरली यूज किए जाए। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं ट्रेडिशनली अ मेंबर ऑफ ओपोजिशन। इसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? पोस्ट फैक्टो, मतलब आफ्टर एक्सपेंडिचर, लाइक जब खर्चा हो जाता है उसके बाद ये जो कमेटी है वो वर्क करती है। इसका की रोल है, एग्जाम्पल क्या है? इट इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एग्जाम्पल PAC इन्वेस्टिगेट 2G स्पेक्ट्रम एंड कोल ब्लॉक एलोकेशन इश्यूज। मतलब अब खर्चा हो चुका है उसके बाद जो ये कमेटी है वो करती है, ऑडिट करती है कि खर्चा कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है, कहीं कहाँ पर करप्शन हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है। एस्टिमेटेड कमेटीज ये एग्जामिन करती है बजट एस्टिमेट को एंड सजेस्ट करती है कि कैसे हम जो हमारा ये खर्चा है उसको रिड्यूस करें
एंड साथ में इम्प्रूव लाए एफिशिएंसी में बिफोर मनी इज स्पेंड। तो ये जो कमेटी है पैसे खर्च होने से पहले वाला काम करती है, लाइक चेक करेगी कि पैसों को कहाँ खर्च करना है। इसका चेयरपर्सन होता है मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्री फैक्टो मतलब बिफोर एक्सपेंडिचर, अभी पैसा खर्च नहीं हुआ है उससे पहले का वर्क। तो बेसिकली ये सजेस्ट करती है इकोनॉमीज इन पब्लिक स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि चीज़ें अच्छे से वर्क हो एंड जो पैसे हैं वो सही जगह खर्च किए जाए। नेक्स्ट इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये एग्जामिन करती है वर्क ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इवेलुएट करते हैं उनके परफॉर्मेंसेस को एंड ऑटोनॉमी को। इसके चेयरपर्सन होते हैं मिक्स पार्टी रिप्रेजेंटेशन एंड जो इनका वर्क होता है वो होता है पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्चा हो चुका है उसके बाद वो चेक करती है कि कमर्शियल एफिशिएंसी हुई है, इंश्योर करते हैं कि जो पीएसयू है वो अच्छे से वर्क कर पाए, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। तो इनका क्या वर्क होता है, ये कवर करते हैं ऑल मेजर मिनिस्ट्रीज लाइक होम, डिफेंस, एजुकेशन एंड ये एग्जामिन करते हैं बिल, बजट, प्रपोजल्स, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। एंड इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स एंड इनका जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है राउंड द ईयर वर्क एंड ये प्रमोट करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव करते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को। नेक्स्ट इज कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये एग्जामिन करते हैं कि वेदर द रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट फॉलो लेजिस्लेटिव इंटेंट, चीज़ें लेजिस्लेटिव इंटेंट के थ्रू ही वर्क हो रही है या नहीं हो रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके चेयरपर्सन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव दिस कमिटीज एंड जो ये इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो कॉन्टिन्यूस रहता है एंड ये प्रिवेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव ओवररीच को थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इज कमेटी, नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। ये ट्रैक करती है प्रोमिसेस और एश्योरेंस मेड बाय द मिनिस्टर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यूजुअली रूलिंग पार्टी एमपी इज द चेयरपर्सन एंड इनका वर्क ऑफ नेचर कॉन्टिन्यूस होता है एंड ये इंश्योर करता है कि जो मिनिस्टर है वो फुलफिल करे उनके प्रोमिसेस को। अब सिग्निफिकेंस के पार्लियामेंट्री कमेटी का कि इंश्योर करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जो पीएसी है एंड एस्टीमेट कमेटी है ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक का पैसा है वो लीगली एंड एफिशिएंटली यूज़ हो। ये एनहांस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। जो ये COPU है एंड DRSCs है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वेस्ट, डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंसी है उनको एंड ये आइडेंटिफाई कर उन चीज़ों को स्टॉप करने की हेल्प करता है। ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स है वो आंसरेबल है बिफोर द कमेटी इंश्योरिंग ऑनेस्टी एंड ओपननेस। ये ब्रिंग करते हैं एक्सपर्टीज इनटू लॉ मेकिंग। जो कमेटी है वो अलाउ करता है MP को टू स्टडी द बिल इन डेप्थ विद एक्सपर्ट असिस्टेंस एंड ये पार्टिसन डिस्कशन होता है, नॉन पार्टिसन डिस्कशन होता है, मतलब जो मेंबर्स है फ्रॉम ऑल द पार्टीज वर्क टुगेदर, लेस पॉलिटिकल नॉइज, मोर सब्सटेंस। लाइक यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हो रही होती है बट ज़्यादा वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस लेजिस्लेटिव कंट्रोल। यहाँ पर जो कमेटी है वो वर्क करते इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इवन इन अ सेशन, इंश्योरिंग ऑनगोइंग ओवरसाइट्स। अब लिमिटेशंस क्या है कमेटी सिस्टम्स के, ये एडवाइजरी नेचर है, जो इनकी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर सकता है। ये पॉलिटिकल बायस है, जो कई बार क्या होता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जो मेजॉरिटी है वो इन्फ्लुएंस कर दे कोई रिपोर्ट को एंड कई बार चीज़ों को डिले किया जाता है। लैक ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड रिसर्च सपोर्ट। कमेटीज क्या करते हैं वो लैक करते हैं एडिक्वेट एक्सपर्ट्स को, डाटा को टू एवेलुएट द कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज। Secrecy, limited public awareness. Most committee work happen in closed room, मतलब यहाँ पर public visibility and media pressure कम होता है, तो basically secrecy होती है। Government resistance. Ministries sometimes delay or deny information to committees. कई बार ये होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कमिटीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो डिनाई कर देते, मना कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप, many valuable suggestions remains on paper and जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत वीक होता है, वो सिर्फ पेपर तक ही रह जाता है। इस वजह से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, काफ़ी सारे सजेशन दिए गए थे टू स्ट्रेंथन द कमिटीज। वन इज मेकिंग रिकमेंडेशन बाइंडिंग।
और रिक्वायर मैंडेटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट विद इन अ फिक्स टाइम, कि जो रिकमेंडेशन है या उसको बाइंडिंग करो, या उनको बेसिकली अगर वो ये रिकमेंडेशन को मान नहीं रहे हैं तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद इन अ फिक्स टाइम पे कि क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज रिकमेंडेशन दिया एंड 2-3 साल के बाद आप बता रहे हो कि क्यों नहीं माने। तो एक फिक्स टाइम पीरियड को फिक्स करना चाहिए। Enhanced research support by linking within the think tank और expert panels। यहाँ पर रिसर्च सपोर्ट को एनहांस करना चाहिए, यहाँ पर वो क्वालिफाइड लोगों को रखना चाहिए। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए एंड जो पब्लिक रिपोर्ट है उनको ऑनलाइन पब्लिक अवेयरनेस में, मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट को डाल देना चाहिए कि लोग अवेयर हो पाए। ट्रेनिंग फॉर एमपीज ऑन पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कई एमपीज होते हैं वो बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं एंड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दी जाती है जिसकी उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं होती, तो इस वजह से जो एमपीज उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। Empowers DRSCs to play stronger role in policy review and pre-legislative scrutiny। बेसिकली जो DRSCs है उनको काफ़ी थोड़ी सी उनको पावर्स देनी चाहिए कि जो उनका रोल है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए, वो पॉलिसीज़ को रिव्यू कर पाए अच्छे से। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो हार्ट है ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि नो एग्जीक्यूटिव डिसीजन एस्केप स्क्रूटिनी। They make parliament more effective, informed and responsible. However, their full potential is realized only when the government respect their independence and implement their recommendations। Therefore हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट कमेटी है वो हार्ट है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी का। तो उनको क्यों बोला जाता है कि हार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि कोई भी डिसीजन ऐसे ही ना लिया जाए, पूरे रिसर्च बेसिस में डिसीजन को लिया जाता है। ये पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल बनाता है एंड इनका जो फुल पोटेंशियल तभी दिख सकता है अगर ये कमेटीज़ को गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करे, इंडिपेंडेंट रखे एंड जो इनकी रिकमेंडेशन जो दी गई है उसको इम्प्लीमेंट करे। अब हम स्टडी करेंगे जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बेसिकली गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के बारे में। जो जुडिशरी है वो इंडिया में एक्ट करती है एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स। तो उनका प्राइमरी रोल क्या है, ये इंश्योर करती है कि जो लेजिस्लेचर है लॉ मेकिंग बॉडी और जो एग्जीक्यूटिव है लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी वो एक्ट करे विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो अपने लिमिट के अगेंस्ट जाते हैं एंड अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो जुडिशरी बीच में आती है और उनकी पॉलिसीज चीज़ों को इनवैलिड करार देती है। दिस फंक्शन इज नोन एज जुडिशियल कंट्रोल और जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो it embodies the principle of rule of law that no one is above the law and not even the parliament or the government। तो बेसिकली ये इंश्योर करती है जुडिशरी कि रूल ऑफ लॉ हो, कि लॉ के ऊपर कोई भी ना हो, ना कि इवन पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, सब लॉ के अंडर आते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। सबसे पहले हम आर्टिकल 13 को जानेंगे। जो ये आर्टिकल है स्टेट क्या करता है कि जो लॉ, जितने भी लॉज गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जा रहे हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं एंड हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, लोगों के जो राइट्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जुडिशरी बीच में आती है, उस लॉ को रिव्यू करती है एंड अगर ऐसा हो रहा है तो उस लॉ को इनवैलिड करार कर देती है। आर्टिकल 32, जो ये आर्टिकल 32 है ये लोगों को राइट देता है कि वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा हो। एंड जो ये आर्टिकल है वो खुद से ही फंडामेंटल राइट है एंड इस वजह से इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आर्टिकल 226, जो ये आर्टिकल है ये हाई कोर्ट को पावर करता है टू इशू द रिट्स मतलब लीगल ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू जो ब्रॉडर पावर है, आर्टिकल 32 की ब्रॉडर पावर है, इट कैन बी यूज टू इन्फोर्स नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो लीगल राइट्स एज वेल। मतलब यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप जा सकते हो, बट आर्टिकल 226 में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट जा सकते हो फॉर योर लीगल राइट्स ऑल्सो।
एंड अब आर्टिकल 131, 136, 143, 226 एंड 227 जो ये आर्टिकल्स है ये डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स जो ये प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल बेसिस फॉर द जुडिशरी ओवर कंट्रोल एंड अथॉरिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाइक यूके। अब नीड क्या है जुडिशियल कंट्रोल का? ये प्रिवेंट करता है एब्यूज ऑफ पावर, प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट, ये मेंटेन करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक्ट करे विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट मिसयूज करे अपनी पावर को, एंड ये इंश्योर करता है फेयरनेस, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब टाइप ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, there are mainly three main forms. First is judicial review. Judicial review मतलब जो powers है कोर्ट की to examine the constitutionality of legislative and enactment and executive order. If any law or action violates the constitution, judiciary can declare it null and void. मतलब judicial review के through जो judiciary है वो review करते हैं कि अगर कोई भी act against the constitution जाता है तो उस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर करना। इसका बेसिस कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम आर्टिकल 13, 32 एंड 226। यहाँ से जो जुडिशरी उनको पावर मिलती है इस चीज़ की। स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का? लेजिस्लेटिव एक्ट, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कोर्ट्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वॉइड कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोर्ट कैन चेक मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कोर्ट चेक कर सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोर्ट इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी कि दे डू नॉट डिस्ट्रॉय देयर बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो भी गवर्नमेंट है वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता है, अगर उसमें चेंज लाया जा रहा है तो कोर्ट उसमें बीच में आ सकता है एंड उस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। अब हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसी की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, इसने स्ट्रक डाउन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर्बिंग को, जुडिशियल रिव्यू को एंड इलेक्शंस को। मिनरल मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980s, इसने रीअफ्रेम किया था जुडिशियल रिव्यू को एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया था। आया कोहेलू versus State of Tamil Nadu 2007. Even law placed in ninth schedule are open to judicial review if they damage their basic structure. बेसिकली इसने नाइन्थ शेड्यूल में जो लॉस है उसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाल दिया था अगर वो उनके बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो ये सिग्निफाई क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्री अमेंडमेंट्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है कि ऐसे अमेंडमेंट्स ना आ जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं हो सकता उसी को चेंज कर ले। एंश्योर लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस, कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है रिगार्डिंग इट्स लीगैलिटी, लीगल इश्यूज एंड लीगल डिसीजंस के उसमें भी। एंड ये प्रिजर्व करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, कि जो गवर्नमेंट है लोगों के राइट्स को ना छीने, तो जो जुडिशरी है वो अकाउंटेबल है, वो जो लोग हैं उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती है थ्रू द आर्टिकल 32 एंड 226। अब हम स्टडी करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म को। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म इज व्हेन जुडिशरी मतलब जजेस टेक एन एक्टिव रोल इन इंटरप्रिटेटिंग एंड एक्सपैंडिंग लॉ टू इंश्योर जस्टिस, स्पेशली व्हेन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव branches fail to act. मतलब it seems as a shift from more passive role to more active one, where the court intervene to uphold constitution and social justice. जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फेल हो जाते हैं लॉ बनाने के लिए, वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव रोल में आ जाती है एंड लॉस बनाती है। For example, a creative and dynamic way of interpreting the Constitution, expanding people's rights such as including clean environment, shelter and education, right to life,
filling gaps in legislation by framing guidelines, and public interest orientation. Let's study key cases regarding it. It is Vishaka versus State of Rajasthan 1997. It laid down the guidelines on sexual harassment at workplace. तो इस केस की वजह से जो गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट के वो वर्क प्लेस में लाई गई थी. फिर नेक्स्ट केस है हुसैनारा खतून 1979. It recognized the speedy trial as a part of Article 21. D.K. Basu versus State of Bengal 1997. It issued the guidelines against custodial torture. And next is the Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh 1993. It declared the right to education as a part of Article 21. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट मेड जस्टिस एक्सेसिबल टू अ वीकर सेक्शन. वीकर सेक्शन के लिए भी एक्सेसिबल कर दिया गया था जस्टिस. इट स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है. तो बेसिकली इट प्रमोटेड द सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस ऑल्सो. तो इसके थ्रू क्या हुआ था कि जो सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस है उसको भी प्रमोशन मिली थी. लाइक चीज़ों को सही तरह से होना चाहिए कि एनवायरमेंट को भी कंसिडर करना शुरू हो गया था. क्रिटिसिज्म. इट एक्यूज्ड ऑफ जुडिशियल ओवररीच. कई बार क्या बोला जाता है कि जो जुडिशरी है वो अपना काम नहीं कर रही है, वो बेसिकली जुडिशियल ओवररीच हो चुका है, ये इंटरफेयर कर रही है इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन. एंड इट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर ऑल्सो. ये माना जाता है कि जो जुडिशरी है उसका पावर नहीं है ये, बट जो ये बैलेंस ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको डिस्टर्ब कर रही है. नेक्स्ट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जो PIL है ये लीगल एक्शन है इनिशिएटेड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप, NGO, एक्टिविस्ट, सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट और राइट ऑफ मार्जिनल सेक्शंस इवन इफ दे आर नॉट पर्सनली अफेक्टेड. मतलब पब्लिक PIL कौन दूसरा पर्सन भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल. कि अगर कोई भी पर्सन खुद अफेक्ट नहीं है लेकिन उसने देखा है कि कहीं पर क्या हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज हो रही है या बेसिकली क्या हो रहा है कि छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो वो PIL लगा सकते हैं. या कोई भी मेजर इश्यूज है उससे रिलेटेड PIL लगा सकते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970s बाय जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंश्योर करता है जस्टिस फॉर द पुअर, वॉइसलेस एंड डिसएडवांटेज. ये इनेबल करता है सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने में इन गवर्नेंस थ्रू कोर्ट. एंड ये होल्ड करता है गवर्नमेंट अकाउंटेबल ऑन इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, राइट्स एक्सेट्रा. अब कुछ केसेस को डिस्कस किया जाए. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986. ये सीरीज ऑफ केसेस ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल गंगा पोल्यूशन एक्सेट्रा. Next is Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation 1985. ये रिकग्नाइज करता है कि जो राइट टू लिवलीहुड है ये पार्ट है राइट टू लाइफ का. नेक्स्ट इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984. ये अबॉलिश करता है बॉन्डेड लेबर को. नेक्स्ट इज पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स 1982. ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स राइट को. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू जस्टिस. की जो जस्टिस है उसको डेमोक्रेटाइज किया गया है. ये जुडिशरी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अकाउंटेबल करता है टू द पीपल. लाइक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आंसरेबल है टू द पीपल. इसका चैलेंजेस क्या है कि कई बार क्या होता है कि PIL का मिसयूज़ भी किया जाता है. एंड PIL के थ्रू कई बार क्या होता है कि जो जुडिशियल ओवरलोड है वो ज़्यादा हो जाता है, कि बैकलॉग ऑफ केसेस हो जाते हैं, कि इंपॉर्टेंट केसेस काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रह जाते हैं. तो ओवरऑल पर्पस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. ये इंश्योर करता है कि जितने भी ऑर्गन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंडर ही वर्क करे. प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल के फंडामेंटल फ्रीडम को एंड डिग्निटी को. ये चेक करता है ऑन द एब्यूज ऑफ पावर्स. प्रिवेंट करता है आर्बिट्री और अल्ट्रा वायरस एक्शंस बाय द गवर्नमेंट. ये अपहोल्ड करता है रूल ऑफ लॉ, कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, नॉट इवन एनी गवर्नमेंट और मैन. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी. कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबल है टू द पीपल, गवर्नेंस, एंड जो भी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट वे में, फेयरनेस वे में हो. अब लिमिटेशन क्या है जुडिशियल कंट्रोल का? कई बार जुडिशरी ओवर रीच हो जाती है एंड जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको इंटरप्ट करती है. सेकेंड इज द इम्प्लीमेंटेशन इशू.
कई बार जो कोर्ट ऑर्डर्स है वो कई बार फॉलो ही नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिले एंड बैकलॉग। कई बार क्या होता है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिक्लाइन हो जाता है, कि काफ़ी सारे केसेस वगैरह डिलेड हो जाते हैं एंड जस्टिस नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट इज द डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव एंड एनफोर्समेंट। जो जुडिशरी है वो कई बार क्या होता है वो एनफोर्स नहीं कर पाती है खुद के डिसीजंस को ही। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज। कई बार क्या होता है कि जो जजेस है वो लैक करते हैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसीज को। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो फाइनल इंटरप्रेटर है एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कुछ भी, तो जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करती है एंड गार्ड करती है कि कोई भी रूल ऑफ लॉ से अप नहीं है, सबको लॉ के अंडर ही वर्क करना होता है एंड लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म इन PIL इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को एंड अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। इसलिए बोला जाता है कि बैलेंसेस इज एसेंशियल। जो जुडिशरी है वो मस्ट रिमेन एक्टिव येट रिस्ट्रेंट, इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंसेस को विदाउट ओवरस्टेपिंग डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर रेफर टू द वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न दैट शेप हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर perform their duties and make decision and interact with citizens. Basically administrative culture मतलब environment, ये कैसा environment है, कि कैसे values है, कैसे beliefs है, attitudes है, behavior है regarding जो भी public administrator है वो कैसे अपनी duties को perform कर रहा है, कैसे decisions ले रहा है, कैसे interact कर रहा है citizens के साथ। तो ये determine करता है कि जो administration है वो efficient है, ethical है, citizen friendly है, तो उस चीज़ को देखता है, ना कि ये चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिजिड है या करप्ट है या स्लो है या सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इन शॉर्ट इट इज़ अ वे एडमिनिस्ट्रेशन थिंक्स एंड वर्क, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, कैसे सोचता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। द इनविजिबल फ्रेमवर्क दैट गाइडलाइंस बिहेवियर, एथिक्स एंड प्रैक्टिस विद द ब्यूरोक्रेसी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है, कि ऐसा तो नहीं है कि रूड एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिले हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में जानते हैं। अब हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ था। तो बेसिकली इसके 3 मेजर फेजेस है। फर्स्ट इज कॉलोनियल लेगेसी फ्रॉम प्री टू 1947, नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1990s, एंड नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी एरा 1990 से लेकर आज तक। तो कॉलोनियल लेगेसी में क्या हुआ था, ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती थी एंड एलिटिज्म होता था। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस करता था कंट्रोल में, लॉ इन्फोर्समेंट में एंड ओबीडियंस में। यहाँ पर जो सिटीजन है उनको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था, नॉट एज अ पार्टनर इन गवर्नेंस। यहाँ पर जो सर्विस है वो डिलीवर की जा रही थी एंड जो सर्विस डिलीवर है वो एक प्रायोरिटी नहीं होती थी। बेसिकली यहाँ पर लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता था। बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो कॉलोनियल है, कॉलोनीज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने वेलफेयर के बारे में सोचती थी एंड लोगों को यूज़ किया जाता था एंड एक्सप्लॉइट किया जाता था। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1990s। ये वेलफेयर ओरिएंटेशन था, मतलब यहाँ पर वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाता था। यहाँ पर शिफ्ट हुआ था नेशन बिल्डिंग में एंड डेवलपमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया था इन द पब्लिक सर्विस डिलीवर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल 5-year प्लान। नेक्स्ट इज द कंटेम्प्रेरी एरा 1990s से प्रेजेंट में। ये है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। यहाँ पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया था ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, एथिक्स में, एफिशिएंसी में एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में। यहाँ पर इनिशिएट किया गया था डिजिटल इंडिया को, RTI एक्ट को, कि यहाँ पर लोगों के पास पावर थी, वो चेक कर सकते कि चीज़ें सही से हो रही, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, एंड चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया था। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का एम है टू बी रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन्स नीड रेदर देन द मेयरली इन्फोर्सिंग लॉज। यहाँ पर सिर्फ रूल्स बनाना, ये चीज़ें के ऊपर ही नहीं फोकस था, बट जो लोगों की नीड्स है, लोगों को आंसरेबल है गवर्नमेंट, तो बेसिकली जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स है, तो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर टू द गवर्नमेंट।
नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। पॉजिटिव ट्रेट क्या है? इंटीग्रिटी है, ऑनेस्ट फेयर डिसीजन होना चाहिए, कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज, लाइक फोकस होना चाहिए सिटीजन के वेलफेयर के लिए, सिटीजन क्वेश्चन कर सकती है, एंड जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है रिगार्डिंग इट्स एक्शंस टू द सिटीजन्स। एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिव, बेसिकली यहाँ पर सिटीजन्स की नीड को देखा जाता है। प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टाइज, यहाँ पर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल लोग होते हैं। एंड एथिक्स ड्रिवन गवर्नेंस, यहाँ पर बेसिकली मॉरल वैल्यूज को वैल्यू किया जाता है। अब इसका नेगेटिव ट्रेट क्या है? रेड टेपिज्म या प्रोसीजरल डिले, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ना चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो जाती है, काम टाइम से नहीं होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, लाइक जो डिसीजन है वो पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू इनोवेशन और रिफॉर्म, कई बार क्या होता है कि अनविलिंग टू अडॉप्ट द मॉडर्न मेथड्स, कि ट्रेडिशनल बेसिस में चीज़ें चल रही है, मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम समराइज करके क्या बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो फाउंडेशन है ऑफ हाउ ब्यूरोक्रेसी फंक्शन, कि ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन होती है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो इवॉल्व हुआ था फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रोल टू वेलफेयर ओरिएंटेशन टू सिटीजन सेंट्रिक टू गवर्नेंस। तो बेसिकली इसका पॉजिटिव ट्रेट क्या है कि इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड प्रमोट करता है इफेक्टिव गवर्नेंस को। वाइल जो इसका नेगेटिव ट्रेट क्या है कि करप्शन है, रेड टेपिज्म एंड सिक्रेसी है। तो इसका मेन गोल क्या है कि ये डेवलप करता है एथिकल, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन को टू अचीव अ गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। लास्ट हम करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। करप्शन क्या होता है? करप्शन इज द अब्यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन, कि जो पब्लिक की पावर्स है उसका मिसयूज किया गया हो खुद के बेनिफिट के लिए, वेदर बाय पब्लिक ऑफिशियल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, कि चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स हो, उन्होंने जो पब्लिक की चीज़ें हैं, पब्लिक की पावर है, उसको खुद के प्राइवेट बेनिफिट के लिए यूज़ करने को करप्शन बोला जाता है। इट अंडरमाइंस द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ, बेसिकली चीज़ें रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो दैट्स वाई उसको करप्शन बोला गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में? इट एरोड द पब्लिक ट्रस्ट, कि जो सिटीजन है वो कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इट वीकन द इंस्टीट्यूशन, क्या होता है कि जो मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस लूज हो जाती है, कम हो जाती है। इट रिड्यूस द पॉलिसी इफेक्टिवनेस, कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं उसका मिसयूज होता है, पॉलिसीज फेल हो जाती है टू रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरी, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, एंड यहाँ पर करप्शन हो जाता है। इट हैम्पर्स द नेशनल डेवलपमेंट, करप्शन की वजह से क्या होता है कि जो सोशल वेलफेयर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए था, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, एंड लॉसेस हो जाते हैं। इट अंडरमाइंस द सोशल जस्टिस, इट बेनिफिट्स आर स्क्वीड टुवर्ड्स प्रिविलेज ग्रुप, वाइडनिंग इनइक्वालिटी, क्या होता है सोशल जस्टिस अगर ढंग से ना हो पाए तो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है सोसाइटी में, एंड एक सिर्फ स्मॉल ग्रुप के लोग ही बेनिफिट उठा पाते हैं, एंड जिनको रियलिटी में बेनिफिट चाहिए होता है उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब कॉमन फॉर्म्स ऑफ करप्शन के बारे में जानेंगे। ब्राइबरी, पैसे लेना, लाइक एक्सेप्टिंग मनी और गिफ्ट्स इन एक्सचेंज फॉर फेवर्स और अप्रूवल। फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस चाहिए तो आप पैसे खरीद लाइसेंस को पैसों से खरीद रहे हो। नेपोटिज्म, लाइक कि रिलेटिव्स कोई भी हायर अथॉरिटी में तो वो अपने लोगों को ला रहे हैं इन दैट फील्ड ओनली। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि शाहरुख खान का बेटा ही आगे आएगा अपने उसमें, तो अपने ही बच्चों को आगे अपनी ही फील्ड में लाने को नेपोटिज्म बोला जाता है। फिर नेक्स्ट इज द एम्बेसलमेंट, मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड एंड रिसोर्सेज, की जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म, मतलब बायसनेस, कि क्या हो रहा है कि जिन्होंने गवर्नमेंट को ज़्यादा फेवर करते हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट में उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना है, प्रमोशंस मिलना। पॉलिसी मैनिपुलेशन, कई बार क्या होता है कि जो लॉज है, रूल्स है, वो किसी पर्सनल या ग्रुप गेन के लिए मैनिपुलेट किया जाता है, उनके फेवर के बेसिस में पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एनहांस करता है एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एथिक्स को एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को इन गवर्नेंस।
ये रिफॉर्म करता है एंड डिज़ाइन करता है टू रिड्यूस करप्शन, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड क्रिएट एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से रिफॉर्म हो कि एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका की रिफॉर्म एफर्ट्स इन इंडिया क्या है, कमीशन एंड कमेटीज एंड उनका आउटकम क्या रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संथनम कमेटी के बारे में, जो 1964 में आया था। ये एंटी करप्शन के ऊपर था एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC 1966 से 1970s में आया था एंड ये इसका फोकस क्या था, टू रिव्यू गवर्नमेंट मशीनरी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन। होटा कमेटी ना 2004 में, इसका फोकस क्या था कि सिविल सर्विसेज अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अप्रेसल। सेकेंड ARC 2005 से 2009, इसमें क्या था, एम्फोसाइज किस चीज़ के ऊपर किया गया था, ऑन एथिक्स, ई गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम रिकमेंडेशन पढ़ेंगे सेकेंड ARC की। सेकेंड ARC में क्या रिकमेंडेशन दी गई है, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। पर्पस क्या है इसका, टू एम्पावर सिटीजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटर द गवर्नमेंट। बेसिकली सिटीजन्स के पास ज़्यादा पावर कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके, अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो वो क्वेश्चन उठा सके रिगार्डिंग दैट पॉलिसी और एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पाए। सेकेंड इज सर्विस डिलीवरी, सिटीजन चार्टर। तो क्या हुआ था कि एक टाइम बाउंड सर्विस स्टैंडर्ड की जो भी चीज़ें हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो, कि जो सर्विसेज का टाइम पीरियड है सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको टाइम बाउंड कर दिया गया। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, लोकपालन लोकायुक्त एक्ट लाया गया 2013 में। तो इससे क्या हुआ कि ये जो बॉडी है उसको इंडिपेंडेंट किया गया था कि वो एंटी करप्शन बॉडी बनकर ये जो करप्शन है उसको रिड्यूस करे और इन्वेस्टिगेट करे। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, उसके लिए ई गवर्नेंस पार्ट लाया गया कि बेसिकली ई गवर्नेंस के थ्रू क्या हुआ कि जो रेड टेपिज्म है वो कम हुआ, इससे स्पीड भी इम्प्रूव हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया था एंड चीज़ें डिजिटलाइज हुई। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस, बेसिकली रिजल्ट बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो आउटकम है, ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको एवेल्युएट करने का कि ठीक से चीज़ें चल रही है, क्या परफॉर्मेंसेस है, कितनी चीज़ों को वर्क किया गया एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, लाइक कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ ही इंपॉर्टेंट नहीं, वैल्यू बेस्ड गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी, एथिक्स के ऊपर भी फोकस किया गया। अब हम सिग्निफिकेंस जानेंगे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इट स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी, ये रिड्यूस करता है अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन, ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, ये प्रमोट करता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, लाइक कि यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक नीड्स को फोकस किया जाए, एंड ये डेवलप करता है एथिकल एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, लाइक कल्चर है जहाँ पर एथिक्स एंड रूल ऑफ लॉ सब फॉलो किया जा रहा है। एंड ये इंश्योर करता है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मतलब जहाँ पर लोग, सिविल सोसाइटी सब इकट्ठे आके वर्क करे एंड वर्क किसके अकॉर्डिंग करे, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करे, कि यहाँ पर कोई भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम यहाँ पर क्या है, लॉ सुप्रीम है एंड लॉ के अंडर सब वर्क करे। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन एंड रिफॉर्म आर डीपली इंटरकनेक्टेड, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। कोई भी हेल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर विद इफेक्टिव रिफॉर्म्स इंश्योर करता है कि जो लॉफुल, एफिशिएंसी एंड एथिकल गवर्नेंस हो, कि जब भी हेल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हो एंड इफेक्टिव रिफॉर्म्स आए तब भी चीज़ें एफिशिएंट वे में एंड एथिकल वे में चल सकती है। Together with legislative oversight, judicial review, and citizen engagement reform, form a comprehensive accountability framework. तो basically इसका ultimate goal क्या है? A system where power is exercised in public interest with transparency, ethics, and accountability, forming the cornerstone of the democracy and good governance. Basically ultimate goal क्या है कि चीज़ों को लोगों के अकॉर्डिंग वर्क किया जाए, कि चीज़ें गुड गवर्नेंस की उसमें हो, कि डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस एंड गोल हो, एंड बेसिकली हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, एथिकली हो, करप्शन कम हो, चीज़ें लोगों के अकॉर्डिंग हो। एंड यहाँ पर जो पावर है, जो एंड गोल है, बेसिकली जो लोग हैं वो क्वेश्चन कर पाए गवर्नमेंट को, एंड हर एक चीज़ गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, ना कि कोई भी अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करे।
इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं. इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर.